हुकूमत का मौक़िफ़ आ गया, हमने आपको सुनाया। फरूक नसीम साहब कहते हैं कि फैसला दुरुस्त नहीं है, फैसला कॉन्ट्रडिक्टरी है। अगर ये जूरिस्प्रूडेंस है कि जजेस की फैमिली का एहतसाब नहीं हो सकता, तो फिर पार्लियामेंटेरियंस का एहतसाब कैसे हो सकता है, उनकी फैमिलीज का एहतसाब कैसे हो सकता है, ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली का एहतसाब कैसे हो सकता है? तो क्या जब ये फैसला आपने पढ़ा, आपको भी यही लगता है कि जजमेंट में ये लिखा है कि जजेस एहतसाब से बालातर है और उनकी फैमिली का कोई एहतसाब नहीं हो सकता? मैं समझता हूं कि वो कंफ्यूज कर रहे हैं पब्लिक को। देखें, जजेस का एहतसाब और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब और पॉलिटिशियंस का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का एहतसाब मुख्तलिफ लॉज के तहत होता है। ब्यूरोक्रेट्स का जो है वो एहतसाब होता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या नैब ऑर्डिनेंस के तहत। जजेस का होता है कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है, और वो जैसे आपने खुद फरमाया कि रूपा के तहत होता है। तो ये तीनों को अमलगमेट नहीं कर सकते हैं। ये समझ रहे हैं कि शायद ये प्रिंसिपल जो है वो अब वहाँ भी अप्लाई करेगा, ब्यूरोक्रेट्स पे भी और रूपा पे भी। सुप्रीम कोर्ट का और जजेस का जो वो होता है एहतसाब, उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एक जज को इंडिपेंडेंट रखती है और उसका जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखती है, वो है उसका गारंटी ऑफ टेन्योर। अगर किसी जज को गारंटी नहीं है टेन्योर की, तो वो कभी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। ये दुनिया भर में इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है कि गारंटी ऑफ टेन्योर अगर जज को नहीं है, वो कभी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। इसीलिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो बहुत ही फूक फूक के कदम रखती है और जजेस का एहतसाब करती है। और ये कहीं नहीं कहा, माजरत के साथ, पता नहीं उनकी अंग्रेजी बेहतर होगी मुझसे, लॉ मिनिस्टर साहब की, लेकिन ये कहीं नहीं कहा है कि जजेस की बीवियों का एहतसाब नहीं होगा। नासिर साहबा, जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनके जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है, और अगर उस कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन होती है तो फिर आइन के मुताबिक उन जजेस का एहतसाब हो सकता है। लेकिन फरूक नसीम साहब कह रहे हैं कि कल जो तफसीली फैसला है उसके बाद तो जूरिस्प्रूडेंस इस तरह की है कि जो पार्लियामेंटेरियंस है फिर उनका भी एहतसाब नहीं होना चाहिए, उनकी फैमिली का भी एहतसाब नहीं होना चाहिए। आपको ये जजमेंट पढ़ते हुए ये तासुर मिला कि इस किस्म की बात की गई है इसमें? देखिए, जहाँ तक जजेस का ताल्लुक है, उनका तो अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, और अगर उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट से वो कहीं बाहर निकल जाते हैं तो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस वक्त उन्होंने ये सब बात कह दी और उनका एक्सेप्ट कर लिया जो जस्टिस फैज ईसा की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, तो साथ ही उन्होंने ये कहा कि सरीना ईसा के जो है जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो FBI अलहदा खोले और उसको एग्जामिन करे, और इतने दिनों में अदालत के आगे ये रिपोर्ट दे के क्या नतीजा निकला। अदालत तो फंक्टस ऑफिशियो हो गई, यानी कि उन्होंने अपना फैसला सादिर कर दिया, तो फिर ये बीच में डालने की तो जरूरत थी ही नहीं, ना उनके सामने ये मैटर लाइव रखा जा सकता था। और अगर ज्यादा से ज्यादा वो ये कह सकते थे ऑब्जर्वेशन में कि जी अगर सरीना ईसा का कोई मामला है तो FPR इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो अपनी जुरिस्डिक्शन में जो मुनासिब समझते हैं उनको करने का इख्तियार है, उन पर कोई ममानियत नहीं। ये तो एक ऑब्जर्वेशन हुई ना, लेकिन डायरेक्शन देनी कि जी इस अंदाज में कीजिए और इतने दिनों में हमें रिपोर्ट करें, ये मैं समझती हूँ कि बिल्कुल जो थी दुरुस्त नहीं थी, और सही उसको स्ट्राइक डाउन हुआ है। जो फरूक नसीम इन्होंने तो तामीर की हुई है, वो सारी जो रेफरेंस थी और जो बाद में भी जो सारा केस था वो इन्हीं के हाथ का बना हुआ है। तो सिनान जो था आर्किटेक्ट, जिसने इतनी मसाजिद बनाई, उसने कभी इस बात की एडमिशन की है कि ये जो मेरे था मीनार ये गलत था या ये दीवार गलत थी? वो तो नहीं मानेगा ना। उसके बारे में आप देखें कि लेकिन नासिर साहब ये बताइएगा कि अगर मुस्तकबिल में अगर किसी जज या उनकी फैमिली पर फाइनेंशियल मिस डिक्लेरेशन का सवाल उठता है तो क्या ये जजमेंट दरवाजे बंद कर देती है कि एहतसाब नहीं हो सकता उन जज साहब का या उनकी फैमिली का? देखिए, आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो वाज़ेह है, ऑल सिटीजंस आर इक्वल बिफोर लॉ, और उनके ऊपर लॉ एक जैसा लगेगा, तो ये बात तो है नहीं। लेकिन जहाँ तक पार्लियामेंटेरियंस का ताल्लुक है, इनको तो स्पेसिफिकली मैंडेट किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कि इन्होंने अपने और अपने बच्चों के और अपने अहल खाना के, बीवी के, सबके
गोशवारे शामिल करने हैं। तो वो तो क्योंकि मैंडेटरी उनके ऊपर उस कानून में है, ऐसा कानून जुडिशल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में नहीं है। ना जो रेफरेंस आती है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जजेस के बारे में, उसमें कोई ऐसा जिक्र है। या तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे और इसमें ये डाल दे, या जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है कवायद और ज़वाबित उसको तब्दील कर ले। रिजवी साहब, इस जजमेंट में एक इजाफी नोट भी है जस्टिस याह्या आफरीदी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सेक्शन 216 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो इस बात को पाबंद करता है कि जो टैक्स फाइलर की मालूमात है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाए, और अगर इसकी खिलाफवर्जी होती है तो सेक्शन 198, 199 के तहत ये काबिल सजा जुर्म है। मजीद उन्होंने ये लिखा है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर और वजीर कानून फरूक नसीम पर यही नताइज इस केस पर लागू होते हैं जिसमें उनकी जानिब से गैर कानूनी अहकाम जारी करना, टैक्स ऑफिशियल्स की जानिब से इन अहकामात पर अमल करना और वजीर आजम की जानिब से वाज़े तौर पे इन गैर कानूनी सरगर्मियों की निशानदेही के बाद इन हुकाम को इनके ओहदों पर बरकरार रखना इन गैर कानूनी अमूर में इनकी मिली भगत जाहिर करता है। तो पहले तो ये बताइएगा कि क्या अहमियत होती है एक जजमेंट में इजाफी नोट की, और क्या इस इजाफी नोट की बुनियाद पर कोई पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जिन अफराद के नाम इसमें शामिल किए गए हैं? मैं समझता हूँ जस्टिस याह्या आफरीदी की जो व्यूज़ हैं वो एडिशनल व्यूज़ हैं, वो जजमेंट नहीं कहलाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो वही है जो 5 जजेस ने लिखी है, वही 10 जजेस की व्यू कहलाएगा। मैं समझता हूँ इसमें, लेकिन बात उन्होंने बिल्कुल सच्ची कही है, हकीकत पे मुबनी, कानून के पर मुबनी बात कही है कि आप देखें पहले जजमेंट में भी जो मेन जजमेंट था उस पर 10 के 10 जज इस बात पे एग्री कर रहे थे कि जो रेफरेंस है सदर का वो मेलाफाइडे है। इसका मतलब है ये बहुत बड़ी एक चार्जशीट थी मौजूदा हुकूमत पर, प्राइम मिनिस्टर पे, लॉ मिनिस्टर पर और उनके एडवाइजर्स पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सामने बढ़कर नहीं आया। ये फिर एक इतने बड़े रिमार्क्स आए हैं, लेकिन ये तो खुद इनको सोचना चाहिए था कि किस अंदाज से, किस भोंडे अंदाज से, किस अनलॉफुल अंदाज से इन्होंने ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की है, और वो किस तरह से इंडिपेंडेंट जजेस थे इस मुल्क में जिन्होंने ये फैसला दे के एक अच्छे जज को बचाया। वरना तो ये टारगेट किलिंग का केस था। बिल्कुल वो चाह रहे थे कि इस जज को रिमूव किया जाए, इसको चीफ जस्टिस से बनने से पहले रिमूव किया जाए। बट टारगेट किलिंग का लफ्ज मेरे ख्याल से इस्तेमाल करना यहाँ पर दुरुस्त तो नहीं होगा रशीद रिजवी साहब। टारगेट हिटिंग कह लें, टारगेट हिटिंग कह लें। नासरा साहबा आपकी क्या राय है इस पर, और ज़रा ये भी बताइएगा कि कानूनी तौर पे जो इजाफी नोट होता है उसकी क्या लीगल अहमियत होती है, क्या वो जजमेंट का पार्ट होता है, और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि पीनल कॉन्सिक्वेंसेज है अगर सेक्शन 216 की खिलाफ वर्जी होती है, तो क्या इस इजाफी नोट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई हो सकती है? ये देखिए, ये उनकी जाती ऑब्जर्वेशन है। जैसे रशीद रिजवी साहब ने फरमाया, जो कोर्ट का फैसला है पर क्यूरियम जिसको कहते हैं, वो तो जो मेजॉरिटी जजेस ने अहकाम सादिर किए हैं वही है। और वो उन्होंने ये कह दिया कि रिव्यू पिटीशन में जो सरीना ईसा की तरफ हदायत दी थी वो बिल्कुल इलीगल थी, और थी भी, मैं समझती हूँ बिल्कुल जायदल उनके इख्तियार थी अदालत के, और अदालत ने सही उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है जो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन ये याह्या आफरीदी का जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो उनकी ज़ात तक महदूद है, और वो बाकी सब जजेस के जजमेंट में शामिल नहीं होगी। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है, ये तो मैं समझती हूँ उस अंदाज में है ही नहीं। अब तो बाकायदा टैक्स पेयर्स की लिस्ट शायर होती है, और उसमें ये लिस्ट में होता है कि किसने कितना टैक्स दिए, किसने कितना टैक्स दिए। और बल्कि पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर तो क्योंकि मैंडेट ये है रोपा में कि वो जाहिर करे, तो ये टेलीविजन पे आ जाता है कि फुला पार्लियामेंटेरियन ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया, शायद एतजाज एहसन ने दिया था या किसी और ने, और किसने और 2000 टैक्स दिया हमारे चीफ मिनिस्टर ने। अब उसके ऊपर पीनल कॉन्सिक्वेंसेज, मैं कहूँगी ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि सिर्फ 2000 उन पर टैक्स बनता है। तो मेरे कहने से तो ये बात नहीं बनेगी। अगर कोई कोर्ट, फुल कोर्ट के पास कोई जाए और कहे कि जी इनके कैसे है, कोई ग्रीव पार्टी हो वो केस लेके जाए, तो फिर उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेज निकल सकते हैं, नॉट अदरवाइज। सही। और आखिर में
आखिर में ये भी बताइएगा कि अब हुकूमत इस पर मजीद जो है वो कहती है कि लीगल ऑप्शंस हैं। कल फरूक नसीम साहब ने कहा कि इंडिया में तो टर्म यूज होता है क्यूरेटिव रिव्यू, यहाँ पे ये टर्म यूज नहीं होता, लेकिन ऐसी मिसालें मौजूद है, प्रेसिडेंट्स है कि रिव्यू के बाद भी जो है एप्लीकेशन गई हो और उस पर फर्दर रिव्यू हुआ हो। रशीद साहब, आपका क्या व्यू है? जैसे इंडिया में क्यूरेटिव रिव्यू है, पाकिस्तान में भी ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है? इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है क्यूरेटिव पिटिशन का। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स नए बनाए हैं जिसमें ये रखा गया है क्यूरेटिव रिव्यू पिटिशन का, कि रिव्यू के बाद भी आप दाखिल कर सकते हैं। अब देखना ये है कि लॉ तो कोई प्रोवाइड नहीं करता है, लॉ तो रिव्यू के बाद कंप्लीट कर देता है प्रोसीडिंग्स। अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह से उसमें कोई रास्ता बनाती है या उसको पुराने रिव्यू पे अपने स्टिक करती है कि बस प्रोसीडिंग्स अब एंड हो गई है, तो वो देखना पड़ेगा। क्यूरेटिव पिटिशन उन्होंने रिव्यू के फैसले से पहले डाल दी थी। अब देखना, अब ये दोबारा उनको एक फ्रेश पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी इस 6 जजेस की रीजनिंग पर। वो तो पहले की थी, सही, शॉर्ट ऑर्डर पे उन्होंने फाइल की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।